काफ़ी बार मुझसे ये सवाल होता है कि सर मैं ये एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करूँ। तो इस वीडियो में उसी पर्टिकुलर पॉइंट की चर्चा करेंगे कि IBPS PO की प्रिपरेशन एज अ बिगिनर्स कैसे करें। यानी आपको कुछ नहीं पता, आप अभी स्टार्ट किए हो, आप इसी साल ग्रेजुएट हुए हो या फिर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। IBPS PO की प्रिपरेशन एज अ बिगिनर्स कैसे की जाती है। बिगिनर स्ट्रेटेजी, सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको डेफिनेटली सिलेबस नहीं पता होगा, और पता होगा तो भी आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि सिलेबस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप समझते होंगे सभी एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस सेम रहेगा, टॉपिक तो सेम आ रहे हैं तो कंटेंट भी सेम आएगा, ऐसा नहीं है। आप SSC में देखोगे सिलेबस का टॉपिक सेम रहेगा, रीजनिंग तो वहाँ पे भी रहेगा और आपको टॉपिक नेम भी सेम मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कंटेंट का लेवल भी सेम रहेगा, उसका कंटेंट का लेवल डिफरेंट रहेगा और यहाँ पे कंटेंट का लेवल डिफरेंट रहेगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले सिलेबस जाने और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। ऐसा ना करें कि कोई भी ऑल इन वन बुक है उससे आप फॉलो करते रहें। दूसरा पॉइंट है कि क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट। जी हाँ, अब सिलेबस जानने के बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली यूट्यूब पे जो वीडियो अवेलेबल है डायरेक्टली रैंडमली देखना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जाना है और कोई भी चैप्टर सीखने से पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि जब तक आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, और अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो आसानी से निकल जाए, बट मेन एग्जामिनेशन में दिक्कत रहेगी। तो मेन एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर ज़रूर करने चाहिए और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है डोंट जंप डायरेक्टली ऑन अ शॉर्ट ट्रिक्स। जी हाँ, आजकल काफ़ी लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक पहले ही सीख लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट सीखते नहीं। क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में आपको मेजरली बेसिक कंसेप्ट हेल्प करेगा, शॉर्ट ट्रिक हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता रहता है। तो शॉर्ट ट्रिक पे ज़्यादा रिलाई ना करें, आप बेसिक कंसेप्ट ज़रूर पहले लर्न करें। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो प्लेलिस्ट मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का विजिट करके बेसिक कंसेप्ट आप सीख सकते हो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक्स। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब से अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि उस चीज़ में यानी उस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज ना मिला हो, तो आपको सिलेबस देख के बाद में कोई बुक रिफ़र करनी है। बुक में क्या होता है, आपको मैक्सिमम सारा कंटेंट मिल जाता है, तो बुक्स रिफ़र करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस चैप्टर को पूरा सॉल्व कर पाए और पूरा जान पाए। जैसे इजी लेवल कंटेंट भी पता चले, डिफ़िकल्ट लेवल कंटेंट भी पता चले, अपडेटेड पैटर्न भी पता चले। और ऑल इन वन बुक कभी ना यूज़ करें, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो अच्छी अवेलेबल बुक्स हैं वही यूज़ करें। बुक्स की वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि रिकमेंडेबल बुक्स कौन कौन सी है, आप वो बुक्स खरीद सकते हो। तो बुक्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। केवल ऑनलाइन अवेलेबल PDFs के सहारे नहीं रहा जा सकता। उसमें दिक्कत ये होगी कि आप कुछ तो जानोगे बट डेफिनेटली कुछ ऐसा भी होगा जो आपको नहीं पता होगा। तो इट्स बेटर टू फॉलो द बुक्स टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिपेयर फॉर बोथ इजी लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल। हम बिगिनर्स होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है, काफ़ी बार फोर्स किया जाता है कि केवल इजी लेवल पे फोकस करो क्योंकि प्रिलिमिनरी में इजी कंटेंट ही आने वाला है। ज़रूर प्रिलिमिनरी में इजी कंटेंट ही आएगा, बट ये चीज़ समझ लो कि मेंस में तो डिफ़िकल्ट कंटेंट आएगा। और एक चीज़ समझ लो कि प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन के बीच में 20 से 30 दिन का ही फासला होता है, और 20 से 30 दिनों में आप अपना मेंस लेवल नहीं बना पाए तो दिक्कत हो जाएगी, और प्रिलिमिनरी का स्कोर फाइनल इवेल्यूशन में काम नहीं आने वाला है। वो आपको केवल मेन एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल बनाता है। आपका फाइनल सिलेक्शन आपके मेन एग्जामिनेशन के स्कोर के बेस्ड होता है, और अगर आपका इंटरव्यू अवेलेबल है तो इंटरव्यू के स्कोर के साथ
क्लब होता है, बट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर फाइनल इवैल्यूएशन में कैलकुलेट नहीं होता। बट अगेन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप मेन एग्जामिनेशन दे पाओगे। सो कहने का तात्पर्य इतना है कि आप जब चैप्टर पढ़ो तो उसका ईजी लेवल, मॉडरेट लेवल पूरा करो, और डिफिकल्ट लेवल पूरा ना हो पाए तो भी 10 से 15 सवाल करो, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि मेन एग्जामिनेशन में कितनी डिफिकल्टी लेवल का सामना करना है, और आप पैरेलली मेंस के लिए भी प्रिपेयर होते रहोगे। ठीक है, आजकल ये काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इजी लेवल पे ही पहले फोकस कर लेते हैं और प्रिलिमिनरी क्रैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी नोट भी है कि अगर आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विथिन 20 डेज है, 20 दिनों के अंदर है, नज़दीक है, तो डेफिनेटली आपको इजी कंटेंट पे फोकस करना है, क्योंकि प्रिलिमिनरी में आपको इजी कंटेंट ही आने वाला है, और प्रिलिमिनरी क्लियर होगा तो मेंस में जा पाओगे। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तब आप डिफ़िकल्ट पे देख सकते हो, बट अगर एग्ज़ाम 20 दिनों से दूर है, यानी बियॉन्ड 20 डेज है, तो आपको डेफिनेटली दोनों लेवल की प्रिपरेशन साथ में ही करनी चाहिए। केवल प्रीलिम्स पे फोकस करो, ये आपको मेंस एग्जामिनेशन में लॉस दे सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो इम्प्रूव योर स्पीड। जी हाँ, अब आपने सिलेबस चेक कर लिया, बेसिक कंसेप्ट देख लिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, इजी डिफिकल्ट लेवल कंटेंट भी कर रहे हो, बट अगर आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है तो आपको डेफिनेटली दिक्कत होगी। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट मैंने इसलिए बोला था कि बेसिक कंसेप्ट से फाउंडेशन स्ट्रांग होता है और आपका मेंस लेवल भी अच्छे से बन जाता है। बट स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको काफ़ी सारे स्टेप्स ध्यान रखने पड़ते हैं, अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड करने होते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग क्वेश्चन रीराइट करते हैं मैथ्स में सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन रीराइट करना बंद करो, वर्बल कैलकुलेशन चालू करो। जैसे वर्बली 1-2 स्टेप सॉल्व हो रहे हैं तो वर्बली 1-2 स्टेप सॉल्व कर दो। और आप वैदिक मैथ्स ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, तो वैदिक मैथ्स की प्लेलिस्ट आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल ट्रिक्स का इस्तेमाल करो। जिस क्वेश्चन पे अप्लाई हो उस क्वेश्चन पे वो ट्रिक्स अप्लाई करो। देखो, प्रैक्टिस में जब तक ट्रिक लाओगे नहीं ना, तब तक वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। अब जल्दी से ट्रिक नहीं याद आ रही है, आप लोग ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर लोगे तो आपको वो दिक्कत करेगा। आपको ट्राई करना है कि कैसे अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड होते हैं, कैसे वर्बल कैलकुलेशन होती है, स्क्वायर 50 तक, क्यूब 20 तक, टेबल 20 तक याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस लिस्ट में टाइम। आपने स्पीड तो ऐसे बढ़ा लोगे, जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड करते जाओगे तो आपका स्पीड बढ़ता रहेगा। बट टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि टाइम अगर सही से मैनेज नहीं करोगे, देखो 20 मिनट तो पर्टिकुलरली उन्होंने दे दिया है, बट आपको सेक्शन में भी अपना चुनाव करना है। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन जो आया वहीं अटेम्प्ट करना है। ऐसा करोगे तो हो सकता है कि अगर आपका पहला क्वेश्चन जो आया वो ज़्यादा ट्रिकी हो और अगर नहीं बन पाया तो आपको एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा हावी करेगा। तो इट्स बेटर कि सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जिसमें आप 100% श्योर हो, जिसकी मदद से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और आप कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन बना सको। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। जी हाँ, आप टाइम मैनेजमेंट से, स्पीड से हाई अटेम्प्ट कर लोगे, बट आपके 100 अटेम्प्ट के बावजूद भी आपके 50 नंबर ही आ रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी लो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 70 अटेम्प्ट किए हैं तो 70 मार्क्स भी दिखने चाहिए, चाहे 68 दिखे तो भी चलेगा, बट एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपके सही होने चाहिए। अगर सही नहीं हो रहे तो फोकस करो और रॉन्ग अटेम्प्ट कम करो, ताकि आपके राइट अटेम्प्ट बढ़ जाए। अगला पॉइंट है लर्न शॉर्ट ट्रिक टू इम्प्रूव योर स्पीड। जी हाँ, स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक ज़रूर सीखनी पड़ेगी, और शॉर्ट ट्रिक वहीं अप्लाई होगी जहाँ पे अप्लाई होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा शॉर्ट ट्रिक सभी जगह अप्लाई होगी, बट शॉर्ट ट्रिक सीखने से पहले ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करना है। केवल शॉर्ट ट्रिक के आधार पर प्रिलिमिनरी क्रैक किया जा सकता है, बट मेन एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो लर्न शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट है ऑल्सो अंडरस्टैंड योर बेसिक मेथड टू सॉल्व डिफिकल्ट लेवल। डेफिनेटली मैंने ये आपको बोल ही दिया, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डिफिकल्ट लेवल पे शॉर्ट ट्रिक कम ही अप्लाई होगी, मेजरली बेसिक कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेन एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो, केवल प्रीलिम्स क्रैक करना आपका टारगेट नहीं है, तो आपको दोनों लेवल को साथ में चलना होगा और दोनों चीज़ सीखनी होगी, बेसिक मेथड एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक।
एग्जाम नियर बाय हो तो आप बेसिक मेथड पे फोकस कर लो, आप प्रिलिमिनरी कंटेंट पे फोकस कर लो, शॉर्ट ट्रिक पे फोकस कर लो तो चलेगा, बट मेन एग्जामिनेशन के लिए तो आपको ये दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट है मेन एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा थोड़ा आज से भी प्रिपरेशन करना शुरू करो। जैसे कि आधा घंटा तो दे ही सकते हो दिन का, पूरे दिन में इतने सारे आवर्स होते हैं तो आधा घंटा दे देने का, कि करंट अफेयर्स मेन एग्जामिनेशन में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है तो डेली बेसिस पे उसको पढ़ा करो। मैं डेली बेसिस पे या फिर 2 दिन बेसिस पे आपको यहाँ पे क्विजेस प्रोवाइड करता हूँ, 1 लाइनर डेली करंट अफेयर्स बेस्ड, तो आपको वो क्विज भी फॉलो करनी चाहिए। और फॉर द बेटर रिजल्ट मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 2 सोर्स तो फॉलो करो। आप अगर एक सोर्स मेरा फॉलो कर रहे हो तो आप किसी और का भी एक सोर्स फॉलो करो, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो चुन के बनाया है करंट अफेयर्स उसमें से कुछ कोई और दूसरा भी कवर कर रहा होगा। तो करंट अफेयर नोट्स आपको मेरे महीने वाले मंथली करंट अफेयर नोट्स भी फॉलो करने चाहिए, और मंथली जो मैं डेली जो क्विज अपडेट करता हूँ वेबसाइट पे वो भी फॉलो करनी चाहिए। और फॉर द बेटर रिजल्ट एक और सोर्स फॉलो कर सकते हो और उसको मंथली बेसिस पे रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि एक ही बार पढ़ना है, करंट अफेयर को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी वो आपको मेन एग्जामिनेशन में बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये पॉइंट आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए ही है क्योंकि ये मेन एग्जामिनेशन में काम लगता है, बट शुरुआत आज से ही करोगे तो लास्ट मोमेंट पे बर्डन नहीं पड़ेगा। और ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट है बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर कैन बी रीड आफ्टर द प्रीलिम्स। ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम है, आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो बैंकिंग अवेयरनेस लाइटली पढ़ना शुरू कर दो। यानी आधा घंटा इसके लिए दिया तो 20 से 30 मिनट आधा घंटा इसके लिए दे दो कि बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो। अब पूरा साथ में नहीं पढ़ना है, आपको दिन के 2 पत्ते पढ़ने हैं तो दिन के 2 पत्ते पढ़ो, पूरा मत पढ़ो। और बैंकिंग अवेयरनेस की बुक्स खरीदनी हो तो बुक्स खरीद सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन किसी भी 2 टॉप इंस्टीट्यूट की PDF आप रेफर कर सकते हो। और कंप्यूटर के लिए अगर देखो, कंप्यूटर आजकल काफ़ी एग्जाम में रीजनिंग के साथ क्लब हो चुका है। ठीक है, अगर रीजनिंग के साथ क्लब होके ये सब्जेक्ट पूछा जा रहा है ना तो कंप्यूटर की वेटेज काफ़ी लो है, तो मैं उसको पढ़ने लायक रिकमेंड नहीं बोलता। बट अगर आप IBPS RRB की एग्ज़ाम के लिए जाते हो, या तो RBI असिस्टेंट की एग्ज़ाम के लिए जाते हो, या फिर LIC असिस्टेंट हो गया, या फिर अदर कुछ एग्जामिनेशन है जहाँ पे कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो IBPS PO की बात करें पर्टिकुलरली तो वहाँ पे रीजनिंग के साथ वो मर्ज्ड है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी कम वेटेज रहेगा, तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन ओनली। तो मैं यही कहूँगा कि आप कंप्यूटर के लिए कोई बेसिक सा बुक रेफर कर ले, जैसे ल्यूशन कंप्यूटर मैं ऑलवेज बोलता रहता हूँ, तो वो आप बुक्स देख सकते हो। सो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे और आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि बिगिनर स्ट्रेटेजी क्या रहती है और एज अ बिगिनर्स आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।